नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा ने अपना काम शुरू कर दिया है और जैसी कि उनकी इमेज रही है, शांत रहने की, चुपचाप रहने की, कम बोलने की, उसी पर उन्होंने पालन शुरू किया है। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका अभी नहीं आया है। उनका शपथ लेने के बाद जो पहला स्टेटमेंट आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या का समाधान डायलॉग्स के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है और इसी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर से युवाओं के लिए बात कही कि युवाओं के साथ बातचीत की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के युवा जो मिलिटेंसी की तरफ बढ़े वो मिसगाइड होकर बढ़े और उन्हें सही दिशा नहीं दी गई और सही डायरेक्शन यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से उन्हें नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर हालात इतने ख़राब हुए। मनोज सिन्हा की ये खास बात है, जो लोग मनोज सिन्हा के करीब रहे हैं, गाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल ईस्ट यूपी की सीट है और मैंने उनके कई साथी नेताओं, एक सांसद जो उनके बहुत करीब रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं से इस बारे में बातचीत की, तो उन्होंने मुझे मनोज सिन्हा के बारे में कुछ खास बातें बताई। उनका ये कहना था कि मनोज सिन्हा चुप रहते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुनते हैं बातों को और बहुत कम बोलते हैं, काम करने में बिलीव करते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट में उन्होंने जो काम कराया वो लंबे समय से किसी ने नहीं कराया था और यही वजह है कि वो कभी 98, 99 के बाद अब 2014 में तीसरी बार चुनाव जीते थे वहाँ से, और इस बार जातीय समीकरणों को लेकर वो वहाँ से चुनाव हार गए। चूँकि आपको पता ही है कि बसपा और सपा का गठबंधन था और वहाँ से अफजाल अंसारी प्रत्याशी थे जो कि बहुत ही दबंग प्रत्याशी हैं। उनके सामने उनका चुनाव था, मुस्लिम वोट एक तरफ हुए। हाँ, जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दूसरी सीटों पर यादव वोट भी मिले पिछले लोकसभा चुनाव में, मनोज सिन्हा के साथ ऐसा नहीं हो सका और वहाँ पर यादव वोट उन्हें ना मिल पाने के कारण मनोज सिन्हा ये चुनाव हार गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मनोज सिन्हा ये चुनाव हारेंगे और सबको ये उम्मीद थी कि मनोज सिन्हा ये चुनाव जीतेंगे और फिर से मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद मनोज सिन्हा एकदम शांत हो गए, कहीं नहीं नज़र आ रहे थे। कोई उनका बयान मैंने नहीं पढ़ा, गाजीपुर में भी नहीं थे। उन्होंने दिल्ली में एक फ़्लैट ले लिया था, उनका फ्लैट पहले से ही था दिल्ली में बताया जाता है, और 1 साल से वहाँ रह रहे थे। पिछले 1 साल से कोई इसके अलावा एक्टिविटीज़ उनकी नहीं थी। इसके बावजूद भी अचानक ही जब अयोध्या गए मोदी, राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, वहाँ पर जो भूमि पूजन हुआ उसके लिए गए, उसी के ठीक कुछ घंटे बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का LG बनाने का ऐलान कर दिया गया और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर जब नरेंद्र मोदी गए तो वहाँ पर उन्होंने कश्मीर के इशू पर भी कुछ लोगों से बातचीत की और इस पर यहाँ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल ही रही थी। और अंत में जब ये तय हुआ कि वहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर को भेजा जाए जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए सबसे पहला नाम मनोज सिन्हा का ही आया और कोई नाम नहीं था। मनोज सिन्हा का नाम जैसे ही नरेंद्र मोदी के सामने आया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और उसके कुछ घंटे बाद ही मनोज सिन्हा शपथ ले चुके थे LG की। मनोज सिन्हा के बारे में कुछ और भी बातें जो है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। मनोज सिन्हा BHU छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था अपने एक वीडियो में, और IITian रहे हैं और पिछली बार उनके पास टेलीकॉम और रेलवे दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिल गए थे उन्हें। तो इसी वजह से एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक सीजन्ड कैंपेनर और एक सुलझे हुए नेता के रूप में मनोज सिन्हा वहाँ पहुँचे हैं। और देखिए, उनका पहला कदम ही मुझे एकदम सही लगा है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के ज़रिए सब कुछ सोल्व होना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। अगर आप जम्मू कश्मीर में नॉर्मल स्थिति बहाल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के राजनीतिक सेटअप को विश्वास मिलें। अगर वहाँ पर आप चुनाव नहीं करा पाते हैं, अगर आप वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं बना पाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर आप फेल हैं। और मनोज सिन्हा ने यही काम शुरू किया है। सुनने में आया है कि वो जल्द ही
जितने भी वहाँ के राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वगैरह और दूसरे दल हैं, उन सब के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं और बातचीत की शुरुआत करने वाले हैं। और मनोज सिन्हा ये चाहते हैं कि अगर 1 साल के भीतर वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन हो जाता है, जैसे कि परिसीमन का काम वहाँ चल ही रहा है, परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है वहाँ के लिए, तो उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक स्थिति को बहाल करना बहुत आसान होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो नए हालात हैं, जो नया परिसीमन हो, उसके बाद पहली बार वहाँ पर कोई हिंदू सीएम बने, ये भी संभव है। क्योंकि वहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो बहुत बेतरतीब तरीके से परिसीमित की गई हैं। 30-40 साल से उनका परिसीमन नहीं हुआ है और किसी विधानसभा सीट पर 1,500 वोट डलते हैं, कहीं 2,000 वोट डलते हैं, तो कहीं 1 लाख वोट डलते हैं। इसके लिए वहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और मनोज सिन्हा यही काम करने के लिए वहाँ गए हैं। परिसीमन आयोग को सही तरीके से सलाह देना भी मनोज सिन्हा का काम होगा और मनोज सिन्हा इस काम में अगर सफल रहते हैं तो फिर मनोज सिन्हा एक बड़ा नाम निश्चित रूप से भारत की राजनीति में बन जाएंगे। देखिए, मनोज सिन्हा के सामने राज्यसभा चुनाव की भी ऑफ़र है। नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का राज्यसभा चुनाव होना है और सबको पूरी उम्मीद थी कि मनोज सिन्हा को वहाँ पर राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं कि वो राज्यसभा जाएंगे और शायद उन्हें 1-2 साल जम्मू कश्मीर में गुजारना पड़े। हाँ, चुनाव लड़ने के, सक्रिय राजनीति में आने के ऑप्शन उनके सामने खुले हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव शायद वो फिर लड़ें गाजीपुर से। बहरहाल, मनोज सिन्हा जिस काम के लिए भेजा गया था उन्हें, उस काम की शुरुआत कर चुके हैं और वहाँ के युवाओं से टॉक करना, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से टॉक करना, ये उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। मनोज सिन्हा की गतिविधियों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.